चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। शुरू करते हैं आज की एपिसोड। हुसन बना दुश्मन, किस्त 7। कहूंगी थी तुम शाह मीर के साथ, और ये कैसे कपड़े पहन रखे हैं तुमने। अपने कमरे में लौकर इसका हाथ छोड़ते रूबरू खड़ा हो गुस्से से दहाड़ते हुए सवाल किया, काले बिले तुम ना तो मेरे बाप हो ना शौहर, तो टेक इट इजी। इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? इसका गुस्सा आसमान से बातें कर रहा है। ये देखने के बावजूद भी उसने जरा असर कबूल ना किया। बिल्कुल उल्टा मुस्कुराते हुए लापरवाही से बोली, इसके जुमले सुन। आमन धन पैसते तेजी से बोला, माना बाप वाओ शौहर नहीं, मगर फिर भी मेरी इज्जत हो तुम। बिल्कुल उसी तरह शाह मीर की भी हूँ। मत भूलो तुम और शाह मीर एक ही मकाम पर फायज हो। निहायत ठंडे मगर जताते हुए जवाब दिया। साथ मुड़कर जाने लगी। सुबह इसका पेपर था और उसने वक्त तक खोलकर नहीं देखी थी। वो जल्द से जल्द तहखाने में जाना चाहती थी ताकि कुछ पढ़ाई कर सके। तुम्हें तहखाने से शाह मीर ने बाहर निकाला। अपने दोनों कजन से आमन की जरा भी नहीं बनती थी, खास तौर पर शाह मीर से। वो जानना चाहता था कि क्या चल रहा है शाह मीर और इसके दरमियान। शाह मीर जैसा मतलबी वाओ मगरूर शख्स बगैर किसी मतलब के जूनी को दादा के हुक्म के खिलाफ जाकर बाहर क्यों निकालने लगा? क्या ऐसा कुछ था जो उनके दरमियान चल रहा था और इसे खबर नहीं? यही सोच वो मजीद आग बगूला हुआ। ऊपर से जूनी का ठंडा लहजा और शाह मीर को उसके बराबर कहना इस के गुस्से के पारे को मजीद हाई कर गया। इसका नाजुक बाजू दबोच कर वापस अपने रूबरू खड़े करते दंत पैसते हुए इस्तिफसार किया। इसके गुस्से का पता इसकी सुर्ख होती नाक वाओ गाल दे रहे थे। कोई और लड़की इसकी जगह होती तो यकीना इसके गुस्से से डर जाती, मगर मुकाबिल जूनी थी। बजाय डरने के उसके लाल होते चेहरे से वो खासा महजूज हवी। मजा आ रहा था इसका लाल पीला चेहरा देख। इसका गुस्सा बता रहा था थोड़ा बहुत इंटरेस्टेड तो है वो इसकी जात में, और यही तो वो चाहती थी। खासा लापरवाही से जवाब देते इसका हाथ अपने बाजू से झटका, और मैं जान सकता हूँ क्यों। इसकी एक कानून से धुन निकाल गई थी मुकाबिल के। वो तैश में आकर इसकी नाजुक कलाई पकड़कर कमर के पीछे ले जाकर मरोड़ते एक एक लफ्ज चबा चबा कर पूछने लगा। अपने गुस्से में आमन को ये भी ख्याल ना रहा कि कितना करीब आ गया है उसके। इसकी अचानक नजदीकी से जूनी भी एक लम्हे के लिए साकत हवी। इसकी गसीली निगाहें जूनी के चेहरे पर गुड़ी थीं। लग रहा था बस अभी खून कर देगा इसका। तुमसे तो आज तक मेरे लिए असटीनड लिया जा नहीं सका, अब जब दूसरा ले रहा है तो तुम्हें इस पर भी मसला है। माना इसकी नजदीकी दिलो दिमाग को एक ने सेहर में जगड़ गई थी, मगर वो अपना मकसद नहीं भूल सकती थी। फौरा ही मुंह बसूर कर मुकाबिल की अंगारे बरसाती आंखों में अपनी बलूरी आंखों से झांकता है लापरवाही से गोया हवी, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। इसके हाथ को बेदर्दी से मरोड़ते भपर कर कहा। अगले ही पल वो दर्द से कराह कर बोली, आह काले बिले तकलीफ हो रही है मुझे। आखिरी बार पूछ रहा हूँ, क्यों निकाला उसने तुम्हें बाहर, और कहाँ लेकर गया था अपने साथ तुम्हें? इसके दर्द से कराहते चेहरे को बगौर देख रहा था वो, मगर तरस ना खाया। जानता जो था इतनी छुई मुई नहीं है वो जितना जाहिर कर रही है उस वक्त। इससे कहीं ज्यादा तकलीफ वो हंसते हंसते सहा सकती है। तुम्हें क्यों आग लग रही है काले बल्ले? अगले ही पल आंखों में शरारत सजाए एक अबरू उचटका कर महजूज अंदाज में मुस्कुराते हुए पूछने लगी। यकीना इसकी वो मुस्कुराहट जले पर नमक का काम कर रही थी। क्या कुछ चल रहा है तुम दोनों के दरमियान? इसकी ज़ुल्फ़ों में उल्टे हाथ की उंगलियां उलझाकर इसकी पेशानी से अपनी पेशानी लगाते मध्यम से लहजे में इस्तिफसार किया। आमन मजीद ताकत आजमाई नहीं कर सकता था इसके साथ, इसलिए रविश बदली। चाहे कुछ भी हो जाए बगैर जवाब दिए जाने नहीं देने वाला था उसे। इसके सीने में आग लगी हबी थी।
ऐसी आग के इसमें खुद भी जले और उसे भी जला दे। इस लड़के की गहरी होती सांसें, सांसों की महक, इसकी नजदीकी, उसके हाथों का लमस। कमरे में छाया एक रूमानी सेहर। हर एक चीज इस लड़की पर असर अंदाज हो रही थी। मजीद इसे तंग करने का इरादा तर्क करते, उसकी पेशानी से अपनी पेशानी दूर कर, जैसे ही बोलने के लिए मुंह खोला, नजर अचानक बेड पर रखी चादर पर गी। इस चादर को देखते ही इसका दिमाग घूम कर रह गया। ना जाने क्यों दिल में शदीद दर्द की लहर उठी। वो ही चल रहा है जो तुम और तुम्हारी कनीज में चल रहा है। अब हटू। वो इस चादर का बेड पर होने का गलत मतलब अख्स कर गई थी। गम व गुस्से की मिली जुली कैफियत से सरशार होकर एक ही पल में इसका हाथ अपने बालों से झटका। आमन को समझ नहीं आया अचानक उसे हुआ किया। इसकी बलूरी आंखों में सुर जिस कदर कदूरत व झुंझलाहट से वो चीखी थी, मुकाबिल उसे देखता रह गया था। आह, अभी वो कंफ्यूज होकर उसे तक ही रहा था कि एक ही पल में इसने कमर के पीछे बंधा अपना हाथ इसकी पकड़ से आजाद करा के पलक झपकने जितनी देरी में अपनी लात इसके घुटने पर घुमाकर पीछे से लाकर मारते जमीन पर गिराया, फिर इसका सीधा हाथ इसकी कमर के पीछे ले जाकर मरोड़ दिया और इतनी जोर से मरोड़ा के आमन की बेसाख्ता चीख निकली, हो सके तो चेहरा मत दिखाना मुझे अपना, वरना जान से मार दूंगी तुम्हें। इसके बालों को बेदर्दी से जड़ों से पकड़कर चेहरा ऊंचा कर इसकी आंखों में झांकते एक एक लफ्ज चबा चबा कर धमकी आमेज लहजे में बोली, फिर इसे फर्श पर धक्का देती भपरी शर्मी की तरह गुस्से से कमरे से निकल गई। डैमट, वो जख्मी शेर की तरह बेड की साइड वॉल पर जोर से हाथ मारते हुए धाड़ा। वहीं दूसरी जानिब शहरूज आफिया को अपने कमरे में ले आया था। उसकी मां ने ही कॉल करके उसे अचानक हवेली आने को कहा था, मगर वजह फोन पर नहीं बताई थी। तुम खाना लगा दो, मैं जब तक फ्रेश हो जाता हूँ, और जरा जल्दी, मेरे पीठ में शिद्दत से चूहे दौड़ रहे हैं। इसका कमरा बहुत सादा सा था हवेली के दूसरे कमरों के मुकाबले और छोटा भी। सोफे के करीब रखी शीशे की मेज की जानिब इशारा करते वो तेजी से वॉशरूम की जानिब बढ़ गया। वो डरी सहमी लड़की मेज पर खाना सजाने लगी। सारे गम अपनी जगह मगर पीठ की आग अपनी जगह। खाने की महक से ही उसे भूख लग गई थी। वो खामोशी से सोफे के नीचे फर्श पर बैठ गई और सर सोफे से टकाकर आंखें मौनद ली। अपनी उनकी शदीद रोने के सबब जलती मालूम है उसे। भूख भी बड़ी अजीब शहा है, इंसान को कितना मजबूर कर देती है ये। वो यही सोचते सोचते फिर से रोने लगी। दिल नहीं चाह रहा था खाना मुंह से भी लगाने का, मगर जिस्म वो मरता मालूम हुआ इसकी चाह में। कैसी मोहब्बत है ये तुम्हारी आफिया, राफा ने तुम्हारे लिए जान दे दी, और तुम एक दिन भी इसके गम में भूखी नहीं रह पा रही। वो खुद को मलामत करने लगी, मगर गलती इस बेचारी की ना थी। 3 दिन का भूखा खाना ना मान गए तो और किया करे। वो निढाल थी भूख से, ऐसी निढाल के मजीद सब्र ना हुआ। आंखें खोल कर देखा, शहरूज अभी तक वॉशरूम से नहीं निकला था। मौके को गनीमत जानते तेजी से उठी, फौरा ही सूखी रोटी उठाकर मुंह में भरने लगी। शहरूज के आने से पहले जितना खा सकती थी खा लेना चाहती थी। सूखी रोटी गले में अटकती मालूम हुई तो तेजी से पानी जुग से निकालकर मुंह में भरा। एक घूंट गले से उतारकर फौरा दोबारा रोटी से मुंह भरने लगी। वो सूखी रोटी भी आफिया के लिए किसी लजीज पकवान से कम ना थी। आराम से खाओ, खाना भागा थोड़ी जा रहा है। अभी वो पहली रोटी को मुंह में भरकर दूसरी रोटी हाथ में उठा ही रही थी कि अचानक कानों की समाअत से शहरूज की आवाज टकराई। वो पत्थर की हवी एक लम्हे के लिए, मगर रोटी नाचे दो चश्मे, जैसे रोटी ही में इसकी जान हो। ये ना मिली तो मर जाएगी। फौरा रोटी अपनी मुट्ठी में छपाकर कमर के पीछे की और शर्मगी से नजरें झुकाए सीधी खड़ी होगी। किया छुपाया तुमने पीछे? वो छोटी मुंह कर
तजस्सुस से किसी तफ्तीशी अफसरान की तरह पूछने लगा। वो फौरा सर नफी में हिलाने लगी, मगर मुंह से कुछ ना बोला। बोलती भी कैसे, मुंह रोटी से जो भरा हुआ था। अच्छा बैठ जाओ, मुझे कंपनी दे दो। वो किया है न, मुझे अकेले खाना पसंद नहीं, नरमी से कहते। वो सोफे पर आन टिका और खाना शुरू कर दी। निगल लो। वो जानता था रोटी से मुंह भरा है इसका, इसलिए खाने का पहला लुक़मा लेते मुस्कुरा कर कहा, इसके निगलने का हुक्म देते ही आफिया ने बमुश्किल इस रोटी के सूखे व बड़े टुकड़े को गले में उतारा। वो बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रही थी, जिसके सबब गाल लाल होने लगे। आ जाओ, साथ खाते हैं, इस हसीन लड़के ने मुस्कुराते हुए दावत दी, जिस पर वो नाजुक लड़की डर कर नफी में सर हिलाने लगी। ज्यादा नखरे ना करो, देख लिया है मैंने, भूखी हो तुम, चलो जल्दी बैठो। उसके लिए प्लेट में सालन निकालते डपट वाले लहजे में कहा, जिसकी वजह से वो डरी सहमी लड़की जो दोपट्टे से बेनियाज नजर आ रही थी, इसके सामने फर्श पर बैठ गई। नीचे क्यों बैठ रही हो, ऊपर बैठो। पहले तो वो चौंका इसके नीचे बैठने पर, फिर तेजी से ऊपर, यानी अपनी बराबरी के मकाम पर बैठने का कहा, जिसे सुन वो हैरान होकर उसे तकने लगी। इसकी मासूम व खूबसूरत आंखें शहरोज को अपने दिल में हिलचल मचाती मालूम हुई। किस कदर मासूम थी वो आंखें। वो एक दो लम्हों के लिए बेसाख्ता ही उसे देखता चला गया। वो उसे मुलाजिमा गुमान कर रहा था। इसके नज़दीक जिस कदर इसकी मासूम व भूली आंखें थीं, वो कोई भागी हवी बदकिरदार लड़की हो ही नहीं सकती थी। मैं ऊपर नहीं, यही ठीक है, वो रद में डरे हुए लहजे में तेजी से बोली। मुझे अजीब लग रहा है, ऊपर बैठो। उसका बाजू पकड़कर ऊपर अपने बराबर में बैठा लिया। ये लो, आराम से खाओ। इसके आगे भरी प्लेट बढ़ाते नरमी से कहा। वो मजीद का किए बगैर तेजी से मुट्ठी में भरी रोटी निकालकर खाना शुरू होगी। वो भौंकों की तरह खाने लगी। इसे जल्दी जल्दी खाते देख शहरोज अपनी भूख भूल बैठा। आराम से खाओ, जल्दी जल्दी खाने के सबब इसे धांस लगी। वो हसीन कमसुन उम्र लड़का फौरा ही इसके आगे पानी का गिलास बढ़ाते दूसरे हाथ से नरमी से इसकी कमर सुहलाने लगा। पानी पीने के बाद वो मशकूर निगाहों से अपने मेहरबान को देखने लगी। प्लीज, ऐसी आंखों से मुझे ना देखो, वरना मुझे तो प्यार ही हो जाएगा। शायद वो लड़की नहीं जानती किस कदर गजब भर रही थी इसकी मासूमियत चिलकाती आंखें इस नौजवान पर। वो दिल के मकाम पर अपना हाथ रखकर सुहलाते खोए खोए लहजे में बोला, आफिया नासमझी से, ये मैं क्या बोल रहा हूँ। नहीं, कुछ नहीं, खाना काफ दो तुम। वो फौरा अपना सर झटकते तेजी से नजर चराते हुए गोया हुआ। आफिया तो पहले ही भूखी थी, इसकी बात को नजरअंदाज कर वापस खाना खाने लगी। वो भी मुस्कुराते हुए इसके साथ खाना खाने लगा। ये हवेली में पहली बार था कि एक कनीज को बराबरी के मकाम पर बैठाकर खाना खिलाया जा रहा था। शहरोज हवेली के दीगर मर्दों के मुकाबले कुछ ज्यादा ही रहमदिल और नरम शख्सियत का मालिक था, साथ साथ जज्बाती भी। नाम किया है तमधारा, इसने अचानक नाम पूछा तो आफिया नफी में सर हिलाने लगी। किया, नाम नहीं है कोई तमधारा। आफिया वो अटके लहजे में, ओ, ये कैसा नाम हुआ। आफिया मुकाबिल बोला सा चेहरा बनाए उलझे लहजे में इस्तिफसार करने लगा। नहीं, आफिया, वो तस्हीह करने लगी। नहीं, आफिया, ये तो मैंने पहली बार सुना है, वो अजीब सा मुंह बनाकर बोला। मतलब, मेरा नाम सिर्फ आफिया है। इस बार वो बगैर अटके बेखौफ लहजे में बोली। तो वो मुस्कुरा दिया, समझ आ गया था मुझे, मैं तो सिर्फ तंग कर रहा था तुम्हें। वो मुस्कुराते हुए गोया हुआ। खाना खाने के बाद वो सारे बर्तन ट्रे में रखकर कमरे से जाने लगी तो उसी वक्त कनीज बानो शहरोज की मां कमरे में दाखिल हुई। अम्मी जान, वो मुस्कुराते हुए तेजी से उठकर उनके गले लगा। वो तक खाने में पहुंच तो आंखों से आंसू बहना बंद नहीं हो रहे थे।
नहीं जानती क्यों, मगर दिल के मकाम पर बहुत भारीपन व तकलीफ महसूस कर रही थी। बीबी जी आप आ गई, शक्र है खुदा का। नूरी उसे देखते ही शक्र अदा करने लगी। आप रो क्यों रही हैं? इसे रोता देख, वो फकरमंद लहजे में पूछ उठी। पता नहीं, बस यह बहुत तकलीफ हो रही है। अपने दिल के मकाम पर हाथ रख, वो रोते हुए बोली। इसे नहीं समझ आ रहा था क्यों इतनी तकलीफ हो रही है उसे, क्यों आमन का अमल इस पर इतना असरअंदाज हो रहा है। वो कोई पहला मर्द तो ना था हवेली में जिसने अपनी कनीज के साथ गलत मुआमला किया हो। ये जुल्म सितम तो शुरू से इस हवेली की रेत रहा है। फिर आमन कैसे उनसे अलग निकल आता। नूरी किया मुझे अपनी गोद में सर रख कर सोने दोगी थोड़ी देर, मुझे सोना है। ये इसकी आदत थी जब कभी बचपन में बहुत दुखी होती तो अपनी मां की गोद में मुंह छुपा कर रोती। वो क्यों रो रही थी उसे नहीं समझ आ रहा था। आमन तो उसके दुश्मनों में से एक था। वो कौन सा इससे मोहब्बत करती थी या वाकई इससे शादी करने वाली थी। इससे फ्लर्ट करना तो उसके प्लान का हिस्सा था। वो बारहा खुद को याद दिला रही थी, फिर भी दिल को सुकून मैसर नहीं आ रहा था। बीबी जी, क्या हवा है? आपको पहले कभी ऐसे नहीं देखा मैंने। नूरी बहुत हैरान थी इस लड़की की हालत देख। बचपन से उसे जुल्म सहा कर हंसते देखा था, फिर आज ऐसी क्या अनहोनी हो गई थी जो वो इतना फूट फूट कर रो रही थी। कुछ नहीं, तुम मेरी किताबें ले आओ, मुझे पढ़ना है। साथ साथ अपने खान से की देना, मैं सुबह पेपर देने जाऊंगी। दरवाजे खोल कर रखे मेरे लिए। जब रो रो कर दिल हल्का हो गया तो वो उठकर बेदर्दी से अपने आंसू साफ करती। नूरी को देख हुक्म सादिर करने लगी। बीबी जी, क्यों खेल रही हो आग से? पहले ही तक खाने में बंद हो। अगर पकड़ी गई जो मुझे पता है, जाओगी तो ना जाने इस बार क्या सजा देंगे ये लोग तुम्हें। नूरी फिक्रमंद होकर समझाने लगी। जाना यार, दिमाग मत खा, ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेगा मेरा वो इब्लीस बाप। मारेगा न, वो तो वैसे भी मारता है, एक दो ज्यादा टिका देगा और किया। वो खासा चिढ़ते हुए लापरवाही से बोली। तो नूरी इस लड़की का मुंह देख कर रह गई। सूरी आफिया में तुम्हें काले बल्ले से नहीं बचा सकी। मुझे उम्मीद नहीं थी वो इतना घटिया निकलेगा, पर क्यों नहीं थी ये सोचकर खुद पर गुस्सा आ रहा है। मैंने क्यों इस काले बिल्ले को हवेली के मर्दों से अलग गुमान किया? क्यों वो जैसे तन्हाई में खुद पर बिगड़ी हो। तुम कहाँ चली गई थी? आफिया खाने की ट्रे रख कर वापस आए तो वो बरहमी से इस्तिफसार करने लगा। वो इसका गुस्सा देख, वो बेचारी कांपने लगी। रात के दूसरे खा इस जल्लाद का इंतजार करना आफिया को खौफजदा कर गया था। इसने तेजी से अपनी कमीज का दामन मुट्ठी में खींचा। इस लड़की के कपकपाते वजूद को देखकर भी अनदेखा कर जब वो करीब आने लगा तो नाजुक जान दरवाजे से जागी। तुम तो ऐसे डर रही हो मुझसे जैसे खा जाऊंगा तुम्हें। अपना एक हाथ दरवाजे पर टिका कर उसके करीब खड़े हो, फुर्सत से इस कपकपाते वजूद को देखते। जब वो बोला तो आफिया को अपनी जान निकलती मालूम हुई। मुझसे निकाह कर ली प्लीज, बमुश्किल अपने वजूद में हिम्मत जुमाकर मिन्नती अंदाज में बोली। नजर झुकाए रखी इसके हुक्म के मुताबिक। तुझसे निकाह करूं, तुझ जैसी गलीज औरत से जो ना जाने कितनी ही रातें एक गैर मर्द के साथ काट चुकी है। तुझ जैसियों को दिल बहलाने के लिए रखा जाता है सिर्फ। बहुत शौक था न अपने यार के साथ भागकर खुद में लगी आग बुझाने का। अनोखी थी तो गांव में जो जवान हबी थी, अब तरफती रह, क्योंकि मैं तो तुझे हाथ भी नहीं लगाने वाला। जैसे शीर को गोश्त का मजा मुंह लग जाए तो इसके बगैर वो रह नहीं पाता, वो ही हाल शर्मी का भी होता है। तुझे मजा लग चुका है मर्द के छूने का। तो अभी वो बोल ही रहा था कि एक जोरदार थप्पड़ इसके चेहरे पर आन पड़ा। आफिया ने पूरी जान से मारा था वो थप्पड़। वो नहीं जानती इतनी ताकत कहां से आई इसमें। आमन बख्श चौधरी इसकी पाक दामनी पर कीचड़ उछाल रहा था। वो बर्दाश्त ना कर सकी।
गिरमुतों का पड़ा वो थप्पड़ 1-2 सानियों के लिए आमन को सकते में डाल गया। यकीन ना आया, वो कपकपाती सी नाजुक लड़की इस पर हाथ उठाने की जुर्रत भी कर सकती है। आमन बख्श चौधरी का ये रूप अगर जूनी देख लेती तो यकीना उस वक्त आंसू ना बहा रही होती। मर्द हर औरत के लिए एक जैसा नहीं होता, खास तौर पर मुफ्त में मिली औरत के लिए। जहाँ जूनी के लिए इसकी हुदूद थी, वहीं बेचारी आफिया के लिए इसकी कोई हुदूद ना थी। जख्मी शेर की तरह भपड़ कर अगले ही पल इसका गला पकड़कर दबाने लगा। दबाओ गला, ठीक तरह नहीं दबा रहे तुम। मैं सांस ले पा रही हूँ अभी। इसे लगा था वो डरेगी, भीख मांगेगी इससे जिंदगी की, मगर उल्टा, वो तो उसे और अखसा रही थी कि जान से मार दे उसे। वो कौन सा जीना चाहती थी, क्या वो नहीं जानती थी कनीज बनाकर अपनी हवस का निशाना बनाएगा ये जल्लाद दिन रात उसे। सजा के नाम पर इसका जिस्म नोचेगा, जिसका इस शख्स से कोई हिसाब नहीं। अगर बिलफर्ज उसने कोई गुनाह किया है, तो इसका और इसके रब का मुआमला है। इसका जिस्म नोचकर अपनी हवस का बार बार निशाना बनाना, ये कैसे दुरुस्त हो गया। बार बार सजा भुगतने के बाद भी वो गंदी ही रहेगी, और उसे सजा के नाम पर अपनी हवस का निशाना बनाने वाला मर्द हमेशा पाक ही रहेगा, इज्जतदार ही रहेगा। इसकी शान में कोई कमी नहीं आएगी दुनिया के सामने। वो एक लड़की की जबरदस्ती इज्जत लौटकर जब सुबह कमरे से निकलेगा तो मुंह पहले की तरह गले लगाएगी, जबकि वो खुद एक औरत है। इसकी दादी इसका माथा चौमेगी, जबकि वो भी एक औरत है। इसकी फूफू चाची खाला सब पहले की तरह इस पर वारी जाएगी, जबकि वो सब भी औरतें ही। वाह रुए औरत, वाह रुए इंसाफ। शायद तभी औरत को जाहिल रखा जाता है और उनकी सोचों को महदूद, क्योंकि पढ़ लिख लेगी तो एक दूसरे के हुकूक के लिए लड़ेगी। फिर कोई औरत किसी दूसरी औरत को नोचने नहीं देगी। अपने बेटे पोते बाप भाई दामाद को इसके पांव जमीन से उठ गए थे। सांस घुटने के सबब वो फड़फड़ाने लगी। इसका चेहरा मुकम्मल सुर्ख पड़ गया था, आंखें उबल कर बाहर आने को थीं। इसे लगा वो मर गई, इसकी रूह को निजात मिल गई, अब वो भी अपनी मां के पास पहुंचने वाली है बस। के अचानक आमन ने उसे जमीन पर पटक दिया, जिसके बाद वो गहरी गहरी सांसें भरने लगी। छोड़ क्यों दिया, मारो मुझे। वो फौरा खुद को संभाल कर इसका हाथ पकड़कर वापस अपने गले पर लगाकर हलक के बल चीखने लगी। वो अलग बात है चीखा नहीं जा रहा था इससे। वो लड़की आमन को इस लम्हे पागल लगी। मारो, मैंने कहा, मुझे मारो, मार दो मुझे। वो चीख रही थी, मगर मुकाबिल ने गला ना दबाया। इसकी वो मासूमियत झिलकाती आंखें शदीद करब भरी मालूम हुई। मुझसे दूर रहना तुम। इसे झटक कर तेजी से अंदर की जानिब बढ़ गया था वो। आमन इस नाजुक जान के निडर अमल पर हिलकर रह गया था, जबकि वो बेचारी वहीं दरवाजे पर बैठकर सर पीट पीट कर रोने लगी। मार दो मुझे प्लीज, आमन बख्श चौधरी, मार दो मुझे। वो रोते हुए मुसलसल सदाएं लगा रही थी उसके नाम की, मगर वो कान में रबी ठोसकर बेड पर लेट गया। आमन बख्श चौधरी, बहरे हो गए हो क्या? मैंने कहा मारो मुझे। मुझे छोड़ क्यों दिया तुमने? मार दो, प्लीज मार दो। लोग जिंदगी की भीख मांगते हैं। वो पहली थी जो पूरी रात अपनी मौत के लिए सदाएं लगाती रही, अपने जल्लाद को खुद पुकारती रही। इसकी सदाएं आमन को बेड पर बेचैन किए हुए थीं।